Let's start. The reason behind the U shape of AC curve, average cost curve का U shape क्यों होता है, उसके रीजंस हम जानते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे अगर आप देखोगे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है. y एक्सिस पे कॉस्ट है और एक्सिस पे आउटपुट है. एंड AFC कर्व को मैंने प्लॉट किया है. यू नो इट इज अजिप्टोटैटिक, या फिर उसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह वो कर्व पास हो रहा है. देन आई हैव सुपर इम्पोज्ड AVC कर्व, उसके ऊपर मैंने AVC कर्व को प्लॉट किया है. राइट, वी नो दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व. और मैंने आपको कल बताया था जैसे कि ATC कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, या फिर एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट, इज आल्सो यू शेप कर्व, बट इट इज मोर प्रोनाउंस्ड देन AVC. AVC से ज्यादा प्रोनाउंस है. अभी सवाल ये है कि इसका यू शेप होना क्यों है, ATC क्यों यू शेप है. AVC का यू शेप समझ में आता है, और ATC का यू शेप क्यों है, राइट. So what we are finding is the reason behind the U shape of AC curve. So number one is the basis of AFC. उसका कुछ ताल्लुकात AFC के साथ है, क्योंकि AFC कुछ पिक्यूलर तरीके से बिहेव कर रहा है, इसीलिए भी ATC U shape में है. समझते उसको. AC includes AFC and AFC falls. AC बोलो या ATC बोलो, मैं इस ATC को और AC दोनों सेम वर्ड है. एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट को बोलो, दोनों सेम ही मतलब होता है. तो मैं बोलता हूँ AC का इंक्लूड्स AFC. AC के अंदर दो चीजें हैं, AVC एंड AFC, ये भी हमको पता है, राइट. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, राइट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. AC includes AFC and AFC falls continuously. AFC गिर रहा है with increase in output. जैसे आउटपुट बढ़ेगा AFC गिरता जाएगा. Once AVC has reached its minimum point and starts rising, it's initially offset by the fall in AFC. पहले क्या हो रहा है, AVC गिर रहा है और बढ़ते चालू कर देता है, पर ये बढ़ना चालू करने से पहले ही वो पूरा ऑफसेट कर देता है. कौन? AFC. क्योंकि AFC तो ड्रास्टिकली गिर रहा है. So when it reduces drastically, if you look AFC, तो उसका गिरना AVC के बढ़ने को ऑफसेट कर देता है. उसका मतलब AVC का बढ़ना दिखाई नहीं देता है हमको. The result is that AC continues to fall, right? उसका रिजल्ट ये होता है कि AC एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल में लगता. Ultimately, the rise in AVC becomes greater than the fall in AFC, so that AC start rising. और थोड़ी देर बाद क्या होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो AFC गिर रहा है, राइट, AVC भी गिर रहा है, तो डेफिनेटली ATC गिरेगा. पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, AVC बढ़ने लगता है, राइट. पर देखो AFC अभी भी गिर रहा है, तो आपको लगता है और भी गिरना चाहिए, पर क्योंकि AVC बढ़ रहा है, यहाँ पे AVC विलन बन रहा है. बिकॉज नाउ द AVC इज राइजिंग, बिकॉज ऑफ दैट ATC इज राइजिंग. सो द नेक्स्ट फेज में ATC को बढ़ाने वाला विलन कौन है? AVC है, AFC नहीं है. क्योंकि AFC तो ऑलमोस्ट वो गिर तो रहा है, पर वो उसका गिराव भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है. सो इन द नेक्स्ट फेज it is AVC that makes the AC rising and not AFC. समझ में आ रहा है? Yes or no? समझ में आ रहा है AC का क्यों U शेप में है? Yes? Yes. Okay. सेकंड रीजन बताया गया है U शेप के लिए, द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है. Now law of variable proportion says that if you are going to work with some fixed factors and some variable factors, right? You know, आपको पता है लॉ बोलता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, right? The production increase at increasing rate, then it increase at decreasing rate, it reaches the saturation and then starts falling. ये तो पता है ना आपको, लॉ आप पढ़ चुके हो. तो वही बेसिस के ऊपर ये यू शेप रहता है.
The U shape of AC curve is due to the law of variable proportion. ये उसका पूरा basis किसके ऊपर है? Law of variable proportion के ऊपर है. The law states that initially when the variable factors combined with the fixed factors, production increase at increasing rate. उसका मतलब होता है अगर production बढ़ता है तो खर्चा कम हो जाएगा. Average cost falls. That implies that AC falls. Right? और यहाँ पे आपको दिख रहा है. Right? Initially अगर when you see कि वेरिएबल फैक्टर्स आप बढ़ते जा रहे हैं, लेट्स से आपकी एक मशीन है, आपके पास उसके अंदर कैपेसिटी है 2000 यूनिट बनाने के, पर आप 2000 यूनिट नहीं बना रहे हो. फॉर एग्जांपल, यू आर नॉट मेकिंग अ 2000 यूनिट, यू आर मेकिंग ओनली 200 यूनिट्स. सो इफ यू आर मेकिंग अ 200 यूनिट्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू नो, स्टार्टिंग में हो क्या रहा है, ये 200 यूनिट बनाने के लिए आपको मशीन बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली जो भी आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन निकलेगा. So less amount of variable inputs are required and a huge machine is there. It means the entire factors are underutilized. और अगर underutilized है उसका मतलब होता है कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, as the production increases, AC falls, cost कम होता जाएगा. The best combination of fixed and variable factors occurs at a point B. उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है पॉइंट बी पे. क्यों ऐसा बोला गया है? बिकॉज यहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है. और वो पता है कि कॉस्ट मिनिमम हो तो ही अच्छा है, बिजनेस में खर्चा कम हो वही लाभदायी है. तो एसी बी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एकदम मिनिमम लेवल पे है और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको दिखता है. बियॉन्ड दैट, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसी का स्टार्ट इंक्रीजिंग. और ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नाउ आप फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी रीच कर चुके हो. जैसे कि मशीनरी में अगर 2000 यूनिट की बनाने की कैपेसिटी है तो आप 2000 यूनिट की कैपेसिटी को रीच कर सके हो. और उसके बाद क्या हो रहा है? आप फिक्स फैक्टर्स को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो. एंड वंस यू स्टार्ट ओवर यूटिलाइजिंग इट, जैसे आप ओवर यूटिलाइजिंग करना स्टार्ट करते हो, एसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एसी बढ़ना चालू कर देगा. समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इज एट प्लेस नाउ. तो देयर आर टू रीजंस. एक तो एएफसी कर्व की वजह से और दूसरा लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की वजह से. ये दोनों की वजह से ही एसी कर्व यू शेप में है. ये समझ में आ रहा है आपको? यस एवरीवन? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व्स में द लास्ट पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट. हमने टोटल कॉस्ट को कल समझ लिया, हमने एवरेज कॉस्ट को समझ लिया. अभी यहाँ पे समझना है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है. Let's understand marginal cost. Marginal cost is nothing but an addition to the total cost caused by producing one more unit of output. एक ज्यादा यूनिट आप अगर बनाओगे तो टोटल कॉस्ट में जो बदलाव आता है वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है. Now in short run there will be no change in fixed cost, but there is only change in variable cost. So in the short run मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मैंने जैसे बताया कि टोटल कॉस्ट में जो बदलाव आता है, राइट, तो टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1, तो उसको मैं कुछ इस हिसाब से लिख सकता हूँ. 1 2 3 4 5 आउटपुट अगर बन रहा है और कॉस्ट 1 आउटपुट बनाने की 50 रुपीज है, 2 आउटपुट बनाने की 90 रुपीज है, 3 आउटपुट बनाने की लेट्स से 90 और लेट्स से 135 rupees है, something that I'm just adding it up, right? 170 है and something around 210 है, an example like this. So what is the marginal cost? Marginal cost actually total cost का ही difference है हर level पे, right? 40 का difference आ रहा है. कितना difference आ रहा है यहाँ पे? Let's see 90, so 45 का difference आ रहा है. यहाँ पे कितना difference आ रहा है? 35 का आ रहा है. यहाँ पे कितना आ रहा है? वापस 40 का आ रहा है. So this is marginal cost at each level. But ये marginal cost क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल कॉस्ट का डिफरेंस दिखा जा रहा है. पर अगर हम टोटल कॉस्ट को अगर ध्यान से देखें तो टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीज आती है. कौन सी दो चीज? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो TC इज इक्वल टू व्हाट? TFC प्लस TVC. ये समझ में आ रहा है सबको?
राइट। और फिक्स कॉस्ट अगर हम देखने जाए रियल लाइफ के अंदर, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, वो तो चेंज होती ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल कॉस्ट में जितना भी बदलाव आ रहा है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किससे आ रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। समझ में आ रहा है ये आपको? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। उसे एक्चुअली एक्सप्रेस करना हो तो मैं ये रब कर रहा हूँ, उसे एक्चुअली एक्सप्रेस करना हो तो ऐसे कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन एक्स। जो टीसी में बदलाव आएगा और एक्स में, और उसकी दूसरी फॉर्मूला भी है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं उसको कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसीएफ एन माइनस टीसीएफ एन माइनस 1। टोटल कॉस्ट जो एन यूनिट पे है माइनस जो प्रीवियस यूनिट पे यानी एन माइनस 1 यूनिट पे जो था वो मार्जिनल कॉस्ट। तो क्योंकि आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे लिखा है राइट, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट टीवीसी ऑफ एन माइनस टीवीसी ऑफ एन माइनस 1। समझ में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं मशीन पे 2 लाख रुपए का खर्चा करता हूँ, 2 लाख रुपए कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आई मीन टू से, राइट। एंड दैट्स व्हाई द मार्जिनल कॉस्ट जो भी आपको दिख रही है एट ईच लेवल, it is not a difference between the total cost, but is a difference between total variable cost. So look at this cost and output in here. And the marginal cost, if you see carefully, it will be also U-shaped. It's not exactly a U-shape. It will be something like, as I say, a tick mark. एक tick mark आप करते हो, या Nike का जो tick mark करते हो, उस तरह का उसका curve होता है. But you need to write that it's an U-shaped curve, right? ये कर्व फॉल होने का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट फॉल होने का मतलब ये होता है कि एट ईच लेवल, कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, एट ईच लेवल द कॉस्ट इज फॉलिंग. इट्स गुड साइन. कॉस्ट इज फॉलिंग, इट मींस देयर इज अ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज कमिंग. रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, राइट. एंड व्हेन दिस मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, ऊपर जा रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा बुरी बात होती है, राइट. कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उससे कॉस्ट बढ़े, एंड दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कम होते जाएंगे व्हेन एमसी स्टार्ट्स गोइंग अप एंड अप. सो कर्व का फॉल होने का रीजन है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर अच्छे रिटर्न्स आने शुरू हो गए, इसीलिए कर्व फॉल हो रहा है. और कर्व का राइज होने का मतलब होता है कि रिटर्न्स कम हो रहे, घिस रहे हैं, इसीलिए कर्व राइज हो रहा है. यहाँ पे मैं AFC, ABC और AC कर्व तो ड्रॉ कर ही दिया है, और इसके साथ अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को इस पे सुपर इम्पोज करो तो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट. इन हियर आई सुपर इम्पोज MC ऑन ऑल दिस 3 कर्व्स. समझ में आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट कैसे दिखता है? Yes, sir. Fine. Let's move ahead. Derivation of marginal cost का उसका derivation कैसे होता है? Marginal cost is the addition to total variable cost caused by producing one more unit of output. अभी हम इसको बहुत साफ-साफ बोल सकते हैं. It is not our addition to the total cost, but actually it is an addition to the total variable cost. Now, if we look at total variable cost, right? We know that total variable cost moves in a inverted S shape. अगर आपने उसका ग्राफ देखा होगा तो, राइट, प्रीवियस स्लाइड्स में, तो अगर आप देखोगे तो उसका ग्राफ कुछ हिसाब से. एंड लुक एट द मार्जिनल कॉस्ट आल्सो. सो टीवीसी का कर्व अगर आप देखो एक बाजू, राइट, और एक बाजू मार्जिनल कॉस्ट कर्व का देखो. टीवीसी का कर्व देखो, इनवर्स एस शेप में गया, उसके स्केड्यूल को देख के ही वो मूव कर रहा है. एंड लुक एट द मार्जिनल कॉस्ट, तो ऊपर है, बाद में नीचे गया, बाद में वापस ऊपर और ऊपर ही आया, राइट. सो इफ यू लुक, मार्जिनल कॉस्ट वैसे ही होगा. यहाँ पे हमको लाइन प्लॉट अगर मैं करूँ तो मुझे पता चलेगा जब व्हेन टीवीसी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एट फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, अगर आप देखोगे उसी वक्त मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट आ रहा है,
एट सेकंड लेवल, देख सकते हो, और वही ग्राफ में दिखा रहा है आपको. MC curve is derived from the TVC curve is U shape. The reason behind again the U shape is nothing but the law of variable proportion, क्योंकि यहाँ पे पहले आपका कॉस्ट बढ़ता है, then it increase at a decreasing rate and then again start increase and increasing rate. अगर आप कॉस्ट देखोगे वेरिएबल कॉस्ट को भी, तो पहले बढ़ने से स्टार्ट हुआ, right, then increase at decreasing rate and then again starts increase at increasing rate. This is how it goes. Clear है? Yes. Fine. Now this is how this exact in real life the TVC is, right? You can see the diagram and look at MC. So with this, we are going to understand the relationship between TVC and MC curves. Total variable cost और marginal cost में क्या relationship है समझते हैं. यहाँ पे मैंने schedule भी draw करके रखा है ऊपर right hand side पे. MC is the slope of the TVC curve. At each and every point, the value of slope declines continuously and reaches the minimum and start rising. Marginal cost का और कुछ नहीं है, पर TVC का slope ही है. So TVC का slope का मतलब क्या? TVC का change in y axis upon change in x axis, right? So अगर मैं TVC की बात बोलूँ, तो it is nothing, sorry, is change in y upon change in x. This is what the TVC's graph is looking like, right? तो ये इसका अगर slope अगर हम निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा. Now what is said to an inverse shape S-shaped TVC curve? We start from the origin, marginal cost curve, that is MC curve, right? वो क्या होगा? Is U shape. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. MC is the addition made only to the variable cost. याद रखिए. Fixed costs do not affect MC क्योंकि fixed cost fixed रहता है, right? Short term में. So when TVC rises at a diminishing rate, MC declines. जैसे starting में TVC rise हो रहा है diminishing rate से, MC decline होना चालू होगा. When TVC rises at an increasing rate, जो यहाँ पे बढ़ रहा है, MC start rising. MC बढ़ने लगेगा. TVC is equal to the sum of MC. अगर मैं बोलूँ कि TVC और कुछ नहीं है पर sum of MC है, तो sum of MC यानी जो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको नीचे ग्रे एरिया में, ये जो लाइंस की गई है, राइट, वो उसको अगर ऐड कर दे यानी sum of MC, sum of summation of marginal cost कर्व कर दूं तो मुझे और कुछ नहीं मिलेगा पर TVC कर्व मिलेगा. So these are nothing but the relationship between TVC and MC curves. ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, Nishik, Yash. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's move ahead. Now we are going to find out the relationship between average cost and marginal cost. का relationship में देखते हैं. हम पहले short में brief में देखेंगे and then हम detail में देखेंगे. So we know that average cost curve is like a U shape, right? And अगर मैं उस पे marginal cost को superimpose करूँ तो it will cut at minimum point on the average cost curve. So when average cost is falling, marginal cost is below average cost curve. जैसे कि सिंपल है, जब एवरेज कॉस्ट गिर रही है तो एमसी उसके नीचे है, राइट. व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, तो मार्जिनल कॉस्ट इज अबव एवरेज कॉस्ट, तो एमसी उसके ऊपर है. While falling and rising, marginal cost curve falls rise more rapidly than average cost curve. यानी अगर एवरेज कॉस्ट कर्व धीरे धीरे गिर रहा है तो ये देखो ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है एवरेज कॉस्ट, ये देखो ड्रास्टिकली ऊपर जा रहा है. तो राइजिंग या फॉलिंग के टाइम पे भी मार्जिनल कॉस्ट ओवर बिहेव कर रहा है, कहने का मतलब, राइट, इट इज ड्रास्टिकली गोइंग मोर स्पीडियर देन
एवरेज कॉस्ट कर्व. सो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट पी पे है, राइट? तब देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इक्वल हो जाते हैं, राइट? एंड दिस ओनली हैपेंस एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व एट पॉइंट पी. आप देख सकते हो. क्लियर है? So this is a very basic relationship between average cost and marginal cost. But in detail, right, there are some relationship, right? Let's understand the relationship between average cost and marginal cost a little bit in detail. याद रखिए, both AC and MC are derived from TC curves. दोनों ही total cost curve से derive हुए. So AC के अगर मैं बात करूँ तो it's nothing but total cost upon X, TC upon X. और marginal cost का कोई बात करूँ तो change in TC upon change in X, change in total cost upon change in X. Mathematical derivation अगर हम देखने जाए of AC and MC values from TC values is as follows. तो उसकी अगर values हम देखने जाए mathematically तो कुछ हिसाब से दिखेगी. जैसे TC का कर्व यहाँ पे मैंने देखा है, और एवरेज कॉस्ट को कैसे आएगा? We know that when we divide the TC by the number of units we get average cost को. और हर एक लेवल पे अगर हम TC का डिफरेंस फाइंड करेंगे, what we are going to get is we are going to get marginal cost को, right? And if someone will ask me, sir, how we are going to get average variable cost को? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व बहुत इजी है समझना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को अगर हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको टीवीसी मिलेगा. अगर टीवीसी मिल गया तो एवीसी मिल सकता है, पर हमको इसकी जरूरत नहीं है अभी एवीसी की. हमको जो जरूरत है वो सिर्फ दो ही कर्व्स की जरूरत है, दैट इज एसी कर्व्स एंड एमसी कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बिहेव कर रहा है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बिहेव कर रहा है. ग्राफिकल अगर हम देखने जाए दोनों को तो उसको फिगर में दिखा गया है, आप देख सकते हो फिगर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको, राइट? एसी कर्व्स, सॉरी एमसी कर्व एसी कर्व को पॉइंट बी पे कट करके ऊपर जा रहा है, राइट? इफ यू कैन सी, एंड दैट इज आल्सो द मिनिमम ऑफ एसी कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो. याद रखिए बोथ एसी एंड एमसी से कर्व यू शेप. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ वीडियो प्रोपोर्शन हो रहा है. और लॉ ऑफ वीडियो प्रोपोर्शन ही बोलता है कि पहले स्टार्टिंग में कॉस्ट गिरते हैं और जैसे जैसे प्रोपोर्शन आगे बढ़ता है कॉस्ट ऊपर जाते हैं, बिकॉज यू हैव सम फिक्स फैक्टर्स और यू हैव सम वेरिएबल फैक्टर्स. आपके दो फैक्टर्स को लेके आप काम कर रहे हो, इसीलिए ऐसा होता है. नाउ एसी इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. इसीलिए हमको पता है एसी का डेफिनेशन, यानी कि फॉर्मूला में भी अगर आप देखें तो इट इज एएफसी प्लस एवीसी, राइट? बट मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है. इट इज जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने अभी देखा कि MC is nothing but the difference between TVC, right? So TVC of n minus TVC of n minus 1. So यहाँ पे बोला गया है कि what MC is nothing but the addition made only to the variable cost when output is increased by 1 more unit. अगर output 1 यूनिट से बढ़ता है तो MC दिखता है आपको चेंज होते हुए. So यहाँ पे सिंपल बात बोली गई है कि जब MC फॉल हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, when marginal cost falls, AC also falls. When MC is equal to AC, AC is minimum and constant. और ये कब दिख रहा है? यहाँ पे आपको ये पॉइंट B पे दिख रहा है, AC is equal to MC. When MC is more than AC, AC rises. और आपको ये दिख रहा है कि MC ऊपर है तो AC भी ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है. But there is a range. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रेंज दिखेगी, over which AC is falling but MC is rising. और वो रेंज कहाँ पे पता है? ये यहाँ से ये डॉट दिख रहा है आपको, मैं आपको थोड़ा जूम कर रहा हूँ. फ्रॉम दिस डॉट टू दिस डॉट बी पॉइंट. तो इसको हाईलाइट अगर मैं करूँ तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा. ये रेंज जो है ना, जहाँ पे देखो एसी गिर रहा है, और देखोगे अगर ध्यान से तो एमसी का ग्राफ में ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बढ़ रहा है. इट इज इंक्रीजिंग. समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ रेंज. एक ऐसा रेंज भी आता है जहाँ पे एसी फॉल हो रहा है, एमसी राइज हो रहा है. और ये रेंज कहाँ पे है? एक्स ए और एक्स बी के बीच में है, राइट?
ये रेंज आपको दिख रहा है ना, एक्स ए और एक्स बी की। अगर मैं ये लाइन को थोड़ा ऊपर से खींच लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी, राइट? एंड द लास्ट, MC कर्व कट्स AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। MC कर्व कभी भी उसको कट करके जाएगा AC को, तो उसका मिनिमम पॉइंट ही होगा, राइट? उसके सब ऑप्टिमल या सब मिनिमम पे नहीं होगा, एकदम से एकदम मिनिमम पॉइंट होगा उसको। समझ में आ रहा है ये? यस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now the last thing, relationship between ABC and MC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या डिफरेंस है, समझ लेते हैं। बोथ ABC एंड MC आर डिराइव्ड फ्रॉम TBC। क्यों? क्योंकि TBC का अगर ABC देखोगे तो ABC क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन एक्स, TBC अपॉन एक्स। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्मूला तो चेंज इन TC अपॉन चेंज इन एक्स है, पर हमको पता है कि शॉर्ट टर्म में TFC तो काम लगता नहीं है, तो हमने उसको ऐसा बोल सकते हैं इट इज चेंज इन TBC अपॉन चेंज इन एक्स, राइट? So we know that MC is nothing but change in TBC upon change in X in the short run. Now graphically हम देख सकते हैं, राइट? उसका ग्राफ यहाँ पे मैंने दिखाया। यहाँ पे AC ग्राफ भी है, ABC ग्राफ भी है, AFC ग्राफ भी है, और ध्यान से देखो कि मार्जिनल कॉस्ट भी है, राइट? और यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, मार्जिनल कॉस्ट ABC को कट करके जा रहा है और AC को भी कट करके जा रहा है। जब दोनों को कट करके जा रहा है वो उसके मिनिमम पॉइंट से कट करके जा रहा है, B और C का, और दोनों के मिनिमम पॉइंट आने से पहले, यानी ABC का मिनिमम पॉइंट और AC का मिनिमम पॉइंट आने से पहले मार्जिनल कॉस्ट अपना खुद का मिनिमम पॉइंट ला देता है, दैट इज पॉइंट A पे, राइट? हम समझते हैं ये एकदम पिक्यूलर रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट का। XA अगर हम देखेंगे तो आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम पॉइंट ऑफ MC का, राइट? XB देखेंगे तो दैट इज आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC का, और XC देखेंगे तो आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू AC का। मिनिमम पॉइंट किसका है? AC का मिनिमम पॉइंट है वो। बोथ ABC एंड MC आर यू शेप। ABC भी यू शेप्ड है, सभी यू शेप ही है, ABC, AC, MC सभी को यू शेप है। तो उसका मतलब यू शेप होने का मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्लेस में है। द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व, अगर ABC कर्व का अगर आप मिनिमम पॉइंट अगर आप देखोगे, दैट इज पॉइंट B, विल ऑलवेज अकर टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ MC कर्व। MC कर्व का मिनिमम पॉइंट A पे आएगा, उसके राइट में, राइट, उसके राइट साइड जाओगे तो आपको ABC पॉइंट का मिनिमम पॉइंट आएगा, और उसके भी राइट जाओगे आप ABC कर्व के राइट तो AC पॉइंट का मिनिमम पॉइंट आएगा। नेक्स्ट, नाउ व्हेन MC इज लेस देन ABC, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट? MC कर्व नीचे जो है एंड ABC कर्व यहाँ पे है, सो ये MC कर्व नीचे है, इज लेस देन ABC फॉल्स, और दिख रहे हो आप ABC फॉल हो रहा है, राइट? When MC is equal to ABC is minimum constant, और वो पॉइंट है पॉइंट B पे। When MC is more than ABC, जैसे कि MC यहाँ पे ऊपर है ABC से भी, राइट? तो ABC start rising, ABC ऊपर बढ़ रहा है। There is a range over, यहाँ पे एक और सा ऐसा रेंज है which ABC is falling and MC is rising, और वो रेंज अगर आपको मैं दिखाऊं तो रेंज कुछ इस हिसाब से है, जहाँ पे ABC फॉल हो रहा है, और देखो, और ये रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये MC राइज हो रहा है, पर वही पॉइंट अगर मैं ये पॉइंट को ऊपर से खींच लूँ तो वहां से अगर हम देखेंगे ABC फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ABC फॉल हो रहा है और MC राइज हो रहा है, ऐसा भी एक रेंज आता है, राइट? MC curve cuts ABC at its lowest point and that is point B, we all know that, क्लियर है? और ये आपको जो दिख रहा है जहाँ पे ऐसा होता है वो XC और XB के बीच में आपको दिखता है। समझ में आ रहा है सबको? यस? Yes, sir.
Okay, any doubts in this? This कोई doubt है इसके अंदर? No doubts? Fine. Practical problems है, but I'm not going to cover today. I'm going to cover tomorrow, right? What I want is you go with the theory clearly. जो theory मैंने आज आपको समझाई ना उसको अच्छे से clear करो. और उसके अलावा अकाउंट्स के कुछ सम्स भी है जो मुझे आपको देने हैं. तो कल हम अकाउंट्स के सम्स के डिस्कशन करेंगे. साथों साथ ये कॉस्ट कर्व्स का जो प्रैक्टिकल सम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? बोले कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी. Anything you want to ask? Any doubts you have, बेटा? कुछ भी पूछ सकते हो. No, sir. No doubt. Fine. So I'll put some more sums of accounts to do at home. At the same time, आपको थियोरी को गो थ्रू करना है बिकॉज थियोरी के ऊपर से ही आपको प्रैक्टिकल का समझ में आएगा, राइट? तो कल हम इकोनॉमिक्स से प्रैक्टिकल भी करेंगे साथों साथ. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. That's it, beta. I'm closing this session now. Right? If you have any doubts, you can WhatsApp me also afterwards. Goodbye. Take care, beta.